ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ का सकुशल समापन हो गया। इस तरह से प्रयागराज महाकुंभ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बना। 45 दिनों का ये महाआयोजन था। महाकुंभ में कई महारिकॉर्ड भी बने। महाकुंभ के आखिरी दिन संगम स्नान करने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। कल रात 8 बजे तक 1,53,00,000 लोगों ने स्नान किया। इस तरह से महाकुंभ में नया इतिहास रच गया। कुल 66,30,00,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर आएंगे और यहां पर वो महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचकर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी उसके बाद नाविकों और यूपीएसआरटीसी के ड्राइवरों से बात करेंगे। महाकुंभ में तैनात पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सीएम योगी बात करेंगे। सीएम योगी महाकुंभ में सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत कई लोगों को सम्मानित भी करेंगे। आपको बता दें कि स्वच्छ कुंभ कोष, आयुष्मान योजना प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। डिजिटल मीडिया सेंटर में सीएम योगी मीडिया कर्मियों से भी संवाद करेंगे और शाम के 7 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से रवाना होंगे। तो सीएम योगी का आज ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो महाकुंभ में बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। अश्विनी वैष्णव महाकुंभ में दी गई सेवाओं के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद रेल मंत्री प्रयाग जंक्शन और कुछ अन्य स्टेशनों का भी निरीक्षण करेंगे। तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आखिरी दिन इंडियन एयरफोर्स ने मेला क्षेत्र में शानदार एयर शो किया और इस अद्भुत प्रदर्शन ने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। कुंभ के पावन अवसर पर जहां गंगा के तट पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, वहीं आकाश में वायु सेना के जांबाजों का कौशल देखने को मिला। शिवरात्रि स्नान के बाद श्रद्धालुओं को सुखोई लड़ाकू विमान से सलामी दी गई। संजय चटर्जी, बाउसाट पोंगली के रहने वाले संजय चटर्जी, आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं हो, आप घर चले जाएं। हजारीबाग में महाशिवरात्रि के मौके पर हिंसक झड़प से माहौल तनावपूर्ण है। इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव में भगवा झंडा लगाने और लाउड स्पीकर बांधने को लेकर दो संप्रदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद आगजनी और पत्थरबाजी के बाद माहौल गर्म है। हालात को संभालने में पुलिस जुटी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। हजारीबाग में हिंसक झड़प, डुमरौन में तनाव का माहौल, गाड़ियों में लगाई गई आग, पत्थरबाजी के दिख रहे निशान। बड़ा सवाल, कौन बिगाड़ रहा माहौल? सड़क पर बिखरे पत्थर, जलती गाड़ियां, दौड़ती भागती पुलिस और तनाव के साथ खौफ का माहौल। ये मंजर है हजारीबाग में इचाक प्रखंड के डुमरौन का, जहां लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हालात सामान्य होने की कामना कर रहे हैं। डुमरौन में दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। 10 से अधिक लोग घायल हैं और 6 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। शिवरात्रि के मौके पर भगवा झंडा लगाने और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर विवाद बढ़ा था, जिसने हिंसक रूप ले लिया। पूरे मामले में शांति बहाली की अपील के साथ प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं और सजा का भागी बने। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं शांति व्यवस्था काम करने के लिए अपने अपने समुदाय को लोग अपील करें। आज जो यह समस्या उत्पन्न हुई है, दोनों समुदाय में एक भगवा झंडा लगाने का कार्य किए ये स्कूल के बगल में, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया है। और मेरा जिला प्रशासन यह निवेदन रहेगा कि इसे अति शीघ्र जितना जल्दी हो सके इस समस्या का निदान सप्ताह 10 दिन के अंदर करने का कार्य करें। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से विवाद चला आ रहा है। डुमरौन गांव में राजकीय प्राथमिक उर्दू स्कूल में मुस्लिम समुदाय की ओर से 2 मीनार का निर्माण कराया गया था, जिसका दूसरे धर्म के लोगों ने विरोध भी किया था। कुछ दिन पहले दोनों संप्रदाय में सुलह हो गई थी, जिसमें 1 दिन के लिए लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी दी गई थी। सुलह होने के बाद फिर से झड़प हो गई। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और शांति बहाली में जुटी है।
हम बस यही बोलना चाहेंगे कि शिवरात्रि का त्यौहार है, अच्छे से त्यौहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। लगता है हजारीबाग में अमन और शांति को किसी की नजर लगी है। पर्व त्योहार के मौके पर लोगों को भड़काने और समाज का सद्भाव बिगाड़ने में कुछ लोग जुटे हैं। प्रशासन का दायित्व है कि ऐसे लोगों की जल्द पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हजारीबाग में फिर से शांति का माहौल स्थापित हो सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। हजारीबाग में हिंसक झड़प पर बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। बीजेपी विधायक से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। और देखिए, हजारीबाग में आगजनी और पत्थरबाजी से तनाव का माहौल है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर जहां पुलिस कैंप कर रही है और जो आम लोग हैं वो काफी दहशत में हैं। हिंसक झड़प पर बीजेपी विधायक ने कई सवाल उठाए हैं। देखिए, बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के इचाक प्रखंड अंतर्गत आने वाले डुमरौन गांव में जो है आज स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली है। बता दें कि स्थिति को देखते हुए जो है वहां पर प्रशासन की तैनाती देखने को मिली, यानी हम कह लें कि पुलिस छावनी में क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया है। हमारे साथ जो है उसी क्षेत्र के विधायक, बीजेपी के विधायक जो है अमित यादव जी, हम इनसे जानेंगे कैसे देखते हैं सर इसे। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा वहाँ पे आज शिवरात्रि जैसे महापर्व में वहाँ पे माइक लगाया जा रहा था, उसमें आके उन लोगों ने गतिरोध पैदा किया और वहाँ के लोगों पे भारी भरकम पथराव किया गया। आज प्रशासन पे पथराव हुआ, वहाँ के लोगों पे पथराव हुआ, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पहले से इन लोग का प्लानिंग था कि अगर इधर से हिंदू गुजरेंगे, इधर से हिंदू को जब टारगेट करना पड़ेगा तो हम लोग इस पे पथराव करेंगे। अभी बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित कुमार यादव है, इन्होंने कई तरह की बात कही है, लेकिन देखने वाली बात हुई कि जिस तरीके से लगातार या जो दंगा फैलाने का कहीं ना कहीं जो प्रयास किया गया, इस पर प्रशासन क्या करती है, वैसे लोगों को चिन्हित कैसे करती है और आगे की क्या कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। अब बात तेलंगाना के नागर कुरनूल में सुरंग हादसे की। सुरंग में करीब 13 किलोमीटर दूर 8 मजदूर फंसे हैं। हर गुजरता पल सांसों पर भारी पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी है। गुमला के 4 मजदूर टनल में फंसे हैं, जिनके परिवार के सदस्य भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है सभी मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू का। ये रिपोर्ट तेलंगाना के नागर कुरनूल में और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होने के बाद भी अभी तक मजदूरों तक टीम नहीं पहुंच पाई है। हर गुजरते पल के साथ भगवान और रेस्क्यू टीम से चमत्कार की उम्मीद जताई जा रही है। 22 फरवरी को हुए श्री शैलम सुरंग हादसे में 8 मजदूर टनल में ही फंस गए थे। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ रैट माइनर्स की टीम को लगाया गया है। ये वही रैट माइनर्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड में सिलकियारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों की माने तो सुरंग में जमा कीचड़ और लगातार हो रहा पानी का रिसाव सबसे बड़ी परेशानी है। टीम हादसे वाली जगह तक पहुंच गई है, लेकिन अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। टनल का हिस्सा ढहने की वजह से टीम को रबर ट्यूब और लकड़ी के तख्तों के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। बता दें कि 22 फरवरी को सुबह करीब 8:30 बजे हादसा हुआ। टनल के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर हुए हादसे में टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त करीब 60 लोग काम कर रहे थे। टनल बोरिंग मशीन में 8 लोग फंसे हैं, जिनमें 4 मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। सुरंग के अंदर 200 मीटर एरिया में मलबा फैला है और पानी निकालने से पहले मलबा नहीं हट सकता है। सुरंग में अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है और घुटनों तक कीचड़ भरा है। सुरंग में फंसे मजदूरों में 4 कामगार गुमला के हैं, जिनके परिवार के एक सदस्य तेलंगाना में हादसे वाली जगह तक पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। मजदूरों के परिवार के साथ 2 अधिकारी भी गए हैं, जो तेलंगाना के अधिकारियों के साथ पूरे हालात की जानकारी ले रहे हैं। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने में भारतीय सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और अब इंतजार है गुड न्यूज का,
जब सुरंग से जिंदगी की जंग लड़ चुके थके हुए मजदूर सांसों का संग्राम जीतकर हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ बाहर निकलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बेखौफ बालू माफिया की। जमुई के हनुमान घाट पर क्यूल नदी से बालू का अवैध खनन जारी है। ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई हो रही है। इन्हें ना कोई रोकने वाला है और ना कोई टोकने वाला। अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। संवाददाता केसी कुंदन की इस खास रिपोर्ट को देखिए। अवैध बालू खनन को लेकर कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन बालू माफिया मानने को नाम नहीं ले रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जमुई शहर से सटकर गुजरने वाली क्यूल नदी, और ये ब्रिज है और ठीक किनारे हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जैसा कि देख सकते हैं 2 ट्रैक्टर, अभी 3 ट्रैक्टर थी, एक ट्रैक्टर बालू लेकर चली गई और 2 ट्रैक्टर लगी हुई है, और जहां पर बालू का खनन अवैध तरीके से हो रहा है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्यूल नदी है और क्यूल नदी का हनुमान घाट है, और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बालू का अवैध खनन करते हुए से ट्रैक्टर पर भरा जा रहा है, रखा जा रहा है। जैसा कि देखा जाता है, अगर कहा जाए तो आसपास यहाँ पर किसी तरह का बालू घाट का कोई निविदा नहीं है, मतलब कोई एजेंसी बहाल नहीं की गई है। लेकिन ठीक हनुमान घाट, जो क्यूल नदी का जमुई शहर से सटकर गुजरने वाला जो नदी है, उस पर नदी पे जो ब्रिज है, पुल, वो पुल के ठीक दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि वहां पर देखा जाए तो स्पष्ट रूप से दिन दहाड़े बालू का अवैध रूप से खनन हो रहा है, जहां पर लोग ट्रैक्टर पर बालू को नदी से काट कर ट्रैक्टर पर भर रहे हैं और इसको ले जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अवैध रूप से बालू का खनन जो बालू माफिया है वो अभी भी कर रहे हैं, और दिन दहाड़े, और जमुई शहर से सटा हुआ जगह है ये। तो कह सकते हैं कि ये जरूरी है कि कार्रवाई करने की, ताकि इस तरह से खनन को रोका जाए जहां पर निर्धारित स्थान नहीं है बालू खनन को लेकर, लेकिन वहां भी दिन दहाड़े बालू माफिया सक्रिय है और बालू का चोरी कर रहे हैं नदी से। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। खबर सीतामढ़ी से है, जहां अस्पताल की व्यवस्था जिला प्रशासन के कंट्रोल से बाहर हो गई है। शायद यही वजह है कि सदर अस्पताल के 64 डॉक्टरों में ज्यादातर ड्यूटी से गायब रहते हैं और अस्पताल के आसपास निजी क्लिनिक चलाते हैं। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों में न तो डीएम का भय है और न ही दूसरे अधिकारियों की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश रंजन। द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार दुरुस्त किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद करोड़ों की राशि भी खर्च की जाती है, लेकिन जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी अभी भी लचर स्थिति है। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड की, जहां आप तस्वीर देख सकते हैं। ओपीडी वार्ड में मरीज तो आए हुए हैं, लेकिन चिकित्सक नदारत है। जो चिकित्सक की कुर्सी है वो पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है, और 1-2 वार्ड की नहीं, कई वार्ड की स्थिति यही है जहां पर चिकित्सक नहीं है, और दूसरे जो चिकित्सकों के रूम है वहां पर ताले लगे हुए हैं और मरीजों में त्राहिमाम की स्थिति है। जो चिकित्सक है वो ड्यूटी पर आ नहीं रहे हैं, जिसके कारण मरीजों का इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड की यह स्थिति है, जहां नियम ये है कि प्रत्येक दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चिकित्सकों को अपने ओपीडी कक्ष में मौजूद रहना है, और डॉक्टर वहां पर रहेंगे तो मरीजों को परामर्श देंगे। लेकिन तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल की स्थिति क्या है। यहाँ पर मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। वो हड्डी वाले डॉक्टर साहब से दिखाने आए हुए थे, हैं अभी तो नहीं है। कितने देर से हैं? लगभग आधा घंटा से हैं। आधा घंटा से। तो आप क्या कीजिएगा? तो अब बिना दिखाए हुए जाएंगे, रिपोर्ट लेकर के दिखाना था, दवा लेना था। अच्छा, तो अभी तो है नहीं जी नहीं। डॉक्टर साहब हैं? अभी तो नहीं है। क्या तकलीफ क्या है? वो हमको नहीं, हमारी वाइफ को। हाँ, क्या तकलीफ है? किस लिए आए थे? पैर में चोट लग गया? ना, चोट नहीं लग गया, उसको फीवर हो रहा है 15-20 दिन से। अच्छा, तो उसी को लिए यहाँ आए हैं जाँच करवाने। हम लोग एक्सरे कराने आए थे। अच्छा, लेकिन एक्सरे हो गया हुआ है, मशीन गड़बड़ है 1 घंटा से ऊपर से। अच्छा, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। अभी आप जब तो एक्सरे कराने के बाद क्या कीजिए? एक्सरे कराने के बाद डॉक्टर को दिखाना था रिपोर्ट, लेकिन अब डॉक्टर साहब उठ के चले गए। अच्छा, हाँ,
तो है नहीं तो रिपोर्ट दिखाएंगे किसको, फिर वापस जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, इसी तरह रोकते रहेंगे। हालात यही रहेगा। सैकड़ों की तादाद में चिकित्सकों को तैनात किया गया है ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके, लेकिन तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि चिकित्सक अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। मोतिहारी में मदरसा की परीक्षा में जमकर नकल हो रही है। छात्र जमीन पर ही बैठकर परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा की ये तस्वीर सुगौली के फैजुल उल्लूम लाल मदरसा की है, जहां वास्तनिया की परीक्षा में छात्रों को नकल की पूरी छूट है। छात्र जमीन पर एक साथ बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। इसके बाद भी मदरसा प्रबंधन कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा कर रहा है। परीक्षा किस तरह लिया जा रहा है? परीक्षा बहुत अच्छे और खुशगवार माहौल में हो रहा है जी। बिल्कुल कदाचार से पाक साफ सुथरा माहौल में हो रहा है। क्या व्यवस्था है आपकी? व्यवस्था हर तरह के, यहाँ पानी का व्यवस्था, साबुन का व्यवस्था, बच्चों को कहीं की जरूरत है बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, सारी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। और कौन कौन जगह से जो बच्चों का यहाँ एग्जाम पड़ा है? इसमें बच्चे हैं सुगोली बाजार, निमुई, बबुअरवा और महादेव टोला, बांगरा। टोटल कितने आपके बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं? 125 बच्चे एग्जामिनी हैं। छपरा के रिविलगंज प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय औली एक अनोखा स्कूल है। स्कूल खेत के बीच में बना हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए छात्रों और शिक्षकों को खेतों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। यह स्कूल ठंड और बरसात में आंगनबाड़ी केंद्र में चलता है। सिर्फ 3 महीने ही अपने बिल्डिंग में चलता है। रास्ता के लिए गांव से कोई जमीन नहीं दे रहा है, जिसके कारण इस तरह की दिक्कत हो रही है। संवाददाता संतोष गुप्ता की इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। हम अभी पहुंचे हैं एक ऐसे विद्यालय में जहां रास्ता ही नहीं है। कौन सा स्कूल है और क्या कहानी है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम दिखाना चाहें कि ये जगह देखिए। ये बिल्कुल टेकनिवास जो रेलवे स्टेशन है उससे सटा हुआ ये इलाका है और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि खेत ही खेत है। माने एक तरह से कहा जाती है ये स्कूल जो है एक आइलैंड की तरह दिखता है दूर से देखने पर। चारों तरफ खेत दिखते हैं और बीच में ये विद्यालय दिखता है। किस तरह की परेशानियां है विजुअल्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से पगडंडियों पर चलकर इस विद्यालय तक आते हैं। और निश्चित तौर पर कई समस्याएं होती हैं। यहाँ के हेडमास्टर हमारे साथ है जिन्होंने अभी कक्षाएं शुरू कर दी है। हमारे यहाँ दिक्कतें सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों को मात्र 3 महीना ही अच्छे से आने जाने की सुविधा नहीं, तो बरसात में भी हम लोग को 3-4 महीना वो कीचड़ में हेल के या ठेवना पर पानी में, ज़्यादा जब पानी हुआ तो हम लोग बगल में आंगनबाड़ी है वहाँ हम लोग विद्यालय चलाते हैं। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी इसमें भी हम लोग जब शीत ओस जो गिरता है तो उस समय हम लोग जूता पैंट, हम लोग यहाँ तक बच्चे भी परेशान रहते हैं। जूता खोल के आना पड़ता है, जूता खोल के आना पड़ता है यहाँ तक हाथ में। अब उसके साथ बच्चे भी गिरते उड़ते आते हैं। रास्ता के लिए हम बहुत अथक प्रयास किए लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। ये तमाम बच्चे आप देख सकते हैं, जैसे बताया जा रहा है कि 70 बच्चे इस विद्यालय में नामांकित है। 70 बच्चे यहाँ आते हैं, रेगुलर तरीके से पढ़ाई करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, दूर दूर से आते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कुमारी। अंजलि बताओ कि स्कूल आने में क्या दिक्कत होती है आप लोग को? रास्ता नहीं आता है। रास्ता नहीं है? नहीं सर। तो कैसे आते हो? मान लो पानी नहीं बरस गया तो फिर कैसे आओगे? वहाँ पे भी पढ़ाई होता है। दूसरे जगह ले जाकर लोग पढ़ाते हैं ना? हाँ। तो कितने दिन ऐसा डिस्टर्ब रहता है स्कूल माने जब बरसात में और जब इधर पानी आ जाते ऐसे बस इतना। स्कूल तनु खेत की तरफ से खेत में घुसते हुए आती हो ना, तो लोग मना कोई रोकता भी होगा खेत में आने से, ऐसा कोई बात नहीं ना है? बोलता है लोग बोलता है ना खेत खराब हो जाएगा। यस। सब माने बात सुनते हुए स्कूल आते हो? हाँ। निश्चित तौर पे सरकार का इस पर ध्यान जाना चाहिए कि स्कूल तो बन गया, अब सड़क की व्यवस्था कैसे होगी। और इस सड़क के कारण यहाँ के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हालांकि जो शिक्षक है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को समय पर पहुँचे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन जो रास्ता है कहीं ना कहीं ये रास्ता बच्चों को शिक्षा के ऊंचे स्थान तक जाने का रास्ता रोक रहा है और इस पर अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत होगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लगातार कोशिशें की जा रही है। शेखपुरा जिले के पिछड़े इलाके के प्राथमिक स्कूल के बच्चे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा ले रहे हैं। आपको बता दें कि अरियरी प्रखंड के सहसरामा प्राथमिक स्कूल से संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार लगातार शिक्षा में गुणात्मक विकास को लेकर प्रयास कर रही है, जिसका असर भी अब शेखपुरा जिले में दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अरियरी प्रखंड का ये सहसरामा प्राथमिक विद्यालय है, जहां शिक्षक द्वारा बच्चों को जलवायु जीवन पर आधारित जो है विषयों पर पर्यावरण कितना सुरक्षित हम रख सकते हैं
उसके संबंध में बताया जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को बताया जा रहा है कि आप कैसे संरक्षण कर सकते हैं पौधा का, ताकि हमारा जलवायु मंडल पर भी प्रभाव सही पड़ पाए, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है उस पर भी उसका भी बचाव की जा सके। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि सकारात्मक पहल है ये मैंने विद्यालय प्रशासन का भी और जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों का जो डायरेक्शन है उसके आधार पर शिक्षक भी लगे हुए हैं, गुणात्मक विकास की ओर गुणात्मक शिक्षा लोगों को देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है अभी? पर्यावरण, जिसमें क्या क्या सीखे हो, क्या लाभ होगा? पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ से हवा आती है, पेड़ से बारिश होता है, पेड़ पौधा से हवा देता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है, पेड़ पौधा से बारिश होता है, गर्मी कम लगता है, हवा देता है। तो दोनों अपने घर में लगाओगे पेड़ पौधा ना? जी। पर्यावरण के विषय में हम बता रहे हैं, जल एवं भूमि संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधे के बारे में कि जल है तो जीवन है, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो वातावरण ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है। अभी देख गर्मी की दिन में CO2 गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। हमने बच्चों को पेड़ पौधे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, हमारे वातावरण का शोध करें, ताकि जिसमें से कि ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो। तो लोगों के जीवन में पौधा कितना महत्वपूर्ण रखता है शिक्षक द्वारा बताया जा रहा है। निश्चित रूप से सकारात्मक पहल माना जाएगा और राज्य सरकार की जो योजना है उसके आधार पर बच्चों को भी शिक्षित किया जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। बिहार में डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है और इसी के तहत केंद्र सरकार की मदद से मोतिहारी में सुगौली हाजीपुर रेलखंड पर तेजी से काम शुरू हो गया है। हरसिद्धि, अरेराज और सुगौली में जमीन अधिग्रहण में परेशानी के साथ कई वजहों से योजना लंबित थी, लेकिन इस बार के बजट में विशेष राशि मिलने के बाद योजना की रफ्तार में तेजी आई है। और अब खबर आरा से है। आरा के शहीद भवन में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार प्रभारी कृष्णा रावल्लू, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा भी मौजूद थी। इस सब की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया और लोग एक दूसरे को देखकर धमकी भी देने लगे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया। तो तस्वीरें इस वक्त आप झड़प की देख रहे हैं। और इस बीच दानापुर से बड़ी खबर, जहां बेटा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। दो गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में कई लोग घायल हैं। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी की है। सभी घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग यहां पर चोटिल हुए हैं। एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और इसी बीच खगड़िया से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बेकाबू होकर ऑटो पलट गई है। एक बच्चा सहित 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव ने मदद की। हादसे के ठीक बाद वहां से गुजर रहे थे विधायक और सभी घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अपनी देखरेख में PHC में भर्ती भी कराया। गंभीर रूप से घायल एक को रेफर कर दिया गया है। एक जो शख्स है वो काफी ज्यादा गंभीर है, इसे अस्पताल से रेफर कर दिया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।